मित्रों, हम बात कर रहे हैं इस समय लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन में हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के उस पार्ट्स की जिसकी नेट जेआरएफ के एग्जाम में बड़ी महत्वपूर्ण या कह सकते हैं आप एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, किसमें? नेट जेआरएफ में। याद रखिएगा, ये टीजीटीपीटी के पार्ट में नहीं है। नेट जेआरएफ में हम बात करेंगे किसके? राजनीति विज्ञान विषय में आने वाले लोक प्रशासन के भाग की। और लोक प्रशासन के भाग में हम आज बात करने वाले हैं संगठन की। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ये, लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन। संगठन आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है, दरअसल प्रशासनिक ढांचे में, राजनीतिक व्यवस्था में जो भी संस्थाएं काम करती हैं वो एक संगठन का भाग होती हैं और वो सभी समन्वित रूप में संचालित होती हैं, एक कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करती हैं और तभी एक संरचना बन पाती है और वो संरचना सरकार रूपी होती है, प्रशासनिक स्वरूप में होती है। ठीक है, अब ये जो संगठन है, ये संगठन आया कहां से? थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर आप लोग। ये जो शब्द आपने देखा अभी, ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन शब्द जो है स्पेशली आया किससे है? ऑर्गेनिज्म से। किससे आया है? ऑर्गेनिज्म से। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ interdependent and organized body of interdependent parts sharing interdependent parts sharing common activity sharing common activity। ठीक है, अब यानी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट शेयरिंग कॉमन एक्टिविटी को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि संगठित स्वरूप में जो आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो संरचनाएं, ऐसी संरचनाएं जो आपस में संगठित स्वरूप में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और अपनी एक्टिविटी को क्या करती हैं? शेयर करती हैं। मतलब कि संगठन को आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से साझा उद्देश्य होता है इनके और उसकी एक साझी समझ होती है और एक निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये समन्वित रूप में प्रयास करते हैं। यानी हम जब संगठन बनाते हैं तो उसका क्या होता है? स्पेशली ये उद्देश्य ही होता है कि हम एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में इकट्ठा हुए हैं और मिल करके कार्य को हम करेंगे। इससे क्या मिलता है? इसी से मिलकर क्या बनता है? संगठन बनता है। अब अगर हम संगठन के सबसे आरंभिक स्वरूप की बात करें तो सबसे छोटा स्वरूप क्या होता है? परिवार होता है। सबसे छोटा स्वरूप हमारा परिवार होता है। जब हम परिवार से ऊपर जाते हैं तो समाज उससे बड़ा स्वरूप होता है। जब उससे ऊपर जाते हैं तो परिवार के ऊपर क्या आ जाता है? एक पूरा गांव आ जाता है या पूरा मोहल्ला आ जाता है। उसके बाद और स्वरूप में जाते हैं आप तो उससे बड़ी इकाई, फिर उससे ऊपर बड़ी इकाई, यहां तक कि एक राज्य और एक देश भी क्या होता है? संगठन ही होता है। अब संगठन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरे कि संगठन क्या है, संगठन के बारे में अलग अलग लोगों ने क्या कहा है। इसमें गुली का सिद्धांत जो 4B सिद्धांत है हम उसकी बात करेंगे अलग अलग, जिसमें संगठन से आने वाले लगभग सभी क्वेश्चन जो स्पेशली आपके इसके नेट जेआरएफ के एग्जाम संबंधित हैं वो सभी इसमें पूरे हो जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हम संगठन के बारे में पहला सिद्धांत देखते हैं, डिमॉक। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है इसमें,
दिमाग का दिमाग से आप क्या कहते हैं? संगठन वह बुनियादी औजार है जिसके द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया को चालू रखा जा सकता है। क्या कह रहे हैं ये? कि संगठन वह बुनियादी औजार है जिसके द्वारा प्रशासनिक प्रक्रिया को चालू रखा जा सकता है। यानी संगठन ही वह माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं को हम ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। आगे देखिए गुलिक साहब क्या कहते हैं? गुलिक कहते हैं कि संगठन सत्ता का वह निर्धारित औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा पूर्ण उद्देश्य के लिए कार्य को उपविभागों में व्यवस्थित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है और परिभाषित उद्देश्य को समन्वित किया जा सकता है, यानी कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। वही बात हुई यहां पर क्या कि संगठन सत्ता का वह निर्धारित औपचारिक ढांचा है। ढांचा दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक वह होता है जिसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है, ऐसे ही हमने तय कर लिया, चुन लिया, तो एक ढांचा बन गया। लेकिन औपचारिक मतलब फॉर्मल होता है, जिसको हम व्यवस्थित रूप में जो है, जिसको हम विधिवत व्यवस्थित करते हैं, यानी वो फॉर्मल वे में होता है, उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, उसका एक आधार होता है। ठीक है, तो ये बन जाता है और उसके जो उद्देश्य होते हैं, अब उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे हमारा एक मंत्रालय होता है तो मंत्रालय को हम विभागों में बांटते हैं, विभागों को हम उप विभागों में बांटते हैं, उप विभागों को हम प्रभाग में बांटते हैं। यानी हमें हमारा एक जो है प्रभाग में, विभाग में, अनुभाग में बांटने के पीछे उद्देश्य होता है कि हम उसको व्यवस्थित रूप में चला सकें। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पर निर्धारित औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा पूर्ण उद्देश्य के लिए कार्य को उप विभागों में व्यवस्थित किया जा सकता है। परिभाषित मतलब किसके लिए बनाया गया है उसको डिफाइन किया जा सकता है, और परिभाषित उद्देश्य को समन्वित, यानी जो पूरा उद्देश्य है हमारा, उस परिभाषित उद्देश्य को हम कोऑर्डिनेट करके और फिर उसको हम पूरा करते हैं। ठीक है, ये किसने कहा? गुलिक साहब ने कहा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतक है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं हम लोग यहां पर। साइमन साहब कहते हैं कि संगठन निर्णयकर्ताओं का ढांचा है। संगठन निर्णयकर्ताओं का ढांचा है, मतलब संगठन वह एक प्रकार से, कह रहे हैं कि संगठन एक प्रकार से वह व्यवस्था है जहां पर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। आप जानते होंगे हर्बर्ट साइमन साहब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक चिंतक रहे हैं। हर्बर्ट साइमन का चिंतन तो स्पेशली प्रशासन में रहा है, लेकिन इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये उस समय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशासन में कंप्यूटर का इस्तेमाल कितना होना चाहिए और कहां पर होना चाहिए, इसको इन्होंने बताया था। और इन्होंने प्रत्येक निर्णय को अर्थ से जोड़ा था, यानी इन्होंने ये बताने का प्रयास किया था कि हर निर्णय का, प्रत्येक निर्णय का क्या होता है, एक आर्थिक महत्व होता है। जिस प्रकार से देर से नीति अनीति है, देर से न्याय अन्याय है, ये कहते हैं उसी प्रकार से देर से लिया गया निर्णय भी अनिर्णय है, यानी गलत निर्णय है और उसका आर्थिक नुकसान या फायदा होता है। इसीलिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये कह रहे हैं कि संगठन वह व्यवस्था है या वो ढांचा है, वह ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर निर्णयकर्ता बैठते हैं और क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात यहां पर होगी गुलिक की। गुलिक साहब का नाम आपने अभी हमने देखा ही आपको, और गुलिक साहब ने क्या किया, गुलिक साहब ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जिसको आप लोग जानते होंगे, उसको कहते हैं 4P सिद्धांत। गुलिक ने क्या दिया था, 4P सिद्धांत दिया था। इस 4P सिद्धांत में इन्होंने 4P की बात किया था, 4P की बात किया था। इसमें जो पहला P था, उस P का मतलब था पर्पस। दूसरा जो P था उसका मतलब था प्रोसेस, और जो तीसरा P था उसका मतलब था पर्सन, उसका मतलब था पर्सन, और जो चौथा P था उसका मतलब था प्लेस। ठीक है, पर्पस यानी उद्देश्य, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पर्सन यानी व्यक्ति। अब यहां व्यक्ति में जो कर्मचारी है
वह भी हो सकता है, वह होता भी है, और साथ में जो ग्राहक है यह ठीक है, या लाभार्थी है वह भी हो सकता है, और यहाँ प्लेस से मतलब है स्थान से। ठीक है, तो गुलिक साहब ने 4P सिद्धांत दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। ठीक है, 4P, 4P। अब इन चारों P को हम लोग अलग अलग देखते हैं। ठीक है, कि एक एक P का यहां पर क्या मतलब होता है। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं, जो पहला P था, पहले P का मतलब मैंने बताया भी आपको, पर्पस, पर्पस यानी उद्देश्य। ठीक है, पर्पस यानी उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या होता है, ये कहते हैं कि देखिए कोई भी आप संगठन बनाते हैं, हर संगठन का एक उद्देश्य होता है, यानी कोई भी संगठन एक उद्देश्य को लेकर के बनाया जाता है। भाई बिना उद्देश्य के तो कोई संगठन बनता नहीं है। यानी अगर हम परिवार भी बनाते हैं तो परिवार के पीछे भी हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। भाई संगठन कोई भी जब खड़ा होता है तो एक्चुअली किसी भी संगठन का आरंभ हमेशा आवश्यकताओं से होता है। कुछ आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की, उसको वह अकेले नहीं पूरा कर सकता। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह व्यक्तियों से संचार करता है, व्यक्तियों को बताता है कि भाई इसकी क्यों हम आपको क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, क्यों संगठन में आपको हम जोड़ रहे हैं। तो व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को अकेला पूरे नहीं कर सकता है, इसलिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह क्या करता है, लोगों को इकट्ठा करता है। और वह लोग जब औपचारिक या अनौपचारिक रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, उनके कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है, तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, एक संगठन बन जाता है। जैसे परिवार है तो परिवार भी एक संगठन होता है, और उस संगठन के साझा उद्देश्य होते हैं, उस संगठन के साझा उद्देश्य होते हैं, और जब तक साझा उद्देश्य होते हैं तब तक वह परिवार चलता है। जब उद्देश्य अलग अलग हो जाते हैं तो परिवार में बिखराव होना आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि 4P में से जो पहला P है उसका क्या है, एक पर्पस होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, यानी संगठन का आरंभ एक उद्देश्य से होता है। अब उद्देश्य निश्चित है तो क्या होगा, अब अगर उद्देश्य निश्चित होता है तो उद्देश्य के लिए समन्वित प्रयास किए जाते हैं। उद्देश्य स्पष्ट होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर वे में संचार हो पाता है। उसके लिए हम समन्वित रूप में इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि उद्देश्य हमारा जरूर पूरा हो, और अगर वह उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है तो जाहिर सी बात हमें मैन पावर या मनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी उद्देश्य प्राप्ति में हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं। ये किसका क्या होता है, इसका पहला। अब बिना उद्देश्य के अगर आप कोई संगठन बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो संगठन कभी चल नहीं पाएगा, क्योंकि बिना उद्देश्य के भाई आप निकले घर से, अगर आपका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, कहां जाना है, तो आप कहां जाएंगे, डेस्टिनेशन पर काम होता है ना। बिना डेस्टिनेशन अगर निकल गए आप तो फिर तो कहेंगे आवारा तरह निकल गए और आवारा तरह चले आए, आपको ये नहीं पता कहां गए थे और क्यों चले आए। ठीक है, तो अब एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दूसरा क्या बताया इन्होंने, दूसरे P का मतलब क्या बताया इन्होंने, प्रोसेस। दूसरे P का मतलब क्या बताया, प्रोसेस। प्रोसेस यानी प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया। तो पहले P का उद्देश्य था पर्पस, दूसरे का क्या बताया, प्रोसेस। देखिए किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, यानी कोई भी संगठन होगा अगर उस संगठन में प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं, प्रक्रियाएं परिभाषित हैं, तो संगठन को चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल बिना प्रक्रिया के अगर कोई भी संगठन चलाया जाता है तो हमेशा जानिएगा कि हमें एक औपचारिक प्रक्रिया बनानी पड़ती है, और उस औपचारिक प्रक्रिया से होने से क्या होता है कि संगठन के सभी व्यक्ति एक औपचारिक वे में काम करते हैं, एक सही उसी प्रकार से काम करते हैं, कितने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये काम करना है, ये काम करना है। उसमें अब उसकी प्रक्रिया क्या है कि भाई हम उसमें एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोटोकॉल बनाने में क्या होता है कि एक हायरार्की देते हैं, हायरार्की। ठीक है, यानी हम एक उसमें पद सोपान बनाते हैं।
अब उस सोपान में कौन शीर्ष पर होगा, कौन उसके नीचे होगा, कौन उसके नीचे होगा, इसके नीचे कौन होगा, इसके नीचे कौन होगा, इसके नीचे कौन होगा। तो ये किस तरह से आदेश ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे और किस तरह से आदेश, किस तरह से जो है इसका जो प्रतिवेदन होगा, रिपोर्टिंग होगी, यानी कौन किसको आदेश दे सकता है और कौन किससे आदेश को प्राप्त कौन उसका जो प्रतिवेदन होगा, आदेश का अनुपालन कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, उसका जो प्रतिवेदन होगा, रिपोर्टिंग होगी, कहाँ जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। यानी कौन किसका आदेश दे सकता है और कौन किससे जो है रिपोर्टिंग कर सकता है, यह एक प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह से आदेश कौन दे सकता है, अगर आदेश देने वाले कई होंगे तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए आदेश की एकता होनी चाहिए कि आदेश की विविधता होनी चाहिए, इस पर बहस भी होती है, ठीक है। यानी आदेश भी होना चाहिए। अब अगर यानी ये सब प्रक्रियाएं हैं, संगठन को चलाने की प्रक्रियाएं हैं कि आदेश यानी एक सोपान हो, उसमें आदेश देने वाला, निर्देश देने वाला एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। इसी तरह से उसमें संचार की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, संचार कैसे होगा, ठीक है। इसी तरह से उनमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि भाई किस अधिकारी का या किस पद का नियंत्रण का क्षेत्र कहां तक है, यानी उसका कार्य क्षेत्र कहां तक है, यानी नियंत्रण का क्षेत्र भी स्पष्ट होना चाहिए। इसी तरह से अगर यह स्पष्ट है तो जाहिर सी बात है कि उसको विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में, संगठन के विभिन्न उप विभागों में समन्वय करने में भी समस्याएं नहीं होंगी, यानी वह समन्वय करने में भी क्या होगा, सफल होगा। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो यही समझ में नहीं आएगा कि उत्तरदायित्व तो किसका है और कौन किसको फिर नियंत्रित करेगा, यानी उत्तरदायित्व और नियंत्रण भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अब अगर उत्तरदायित्व और नियंत्रण स्पष्ट नहीं हो पाएगा तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि सभी में समन्वय है, सभी में संचार है और प्रक्रियाएं परिभाषित हैं। यानी अगर प्रक्रियाएं परिभाषित नहीं हैं तो ये सब समस्याएं शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात आती है यहां पर तीसरा पी है, यानी आपने देखा कि जो पहला पी था उसका पर्पस, दूसरे पी का प्रोसेस, तीसरे पी का अभी इससे पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि तीसरे पी का मतलब हुआ पर्सन। तो तीसरा पी है, इसका मतलब क्या हुआ, पर्सन। अब पर्सन का मतलब क्या है, यहां पर्सन से मतलब है, यहां पर्सन से मतलब है जो संगठन में कार्य करने वाले लोग हैं, जो संगठन में कार्य करने वाले लोग हैं। यहां पर्सन से मतलब है जो संगठन संगठन से लाभान्वित वाले लोग हैं। यानी पर्सन में ग्राहक भी आता है, संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी भी आते हैं। यानी जैसे मान लीजिए सरकार एक संगठन है तो सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारी, अधिकारी वे भी आते हैं और उससे लाभान्वित होने वाली जनता भी आती है, ठीक है। जैसे आप ये सुनते हैं कि आप किसी बैंक में जाते हैं, किसी और जगह पर, तो कई बार गांधी जी की फोटो आपने देखा होगा और वहां पर लिखा रहता है ग्राहक मेरा भगवान, ग्राहक मेरा भगवान। इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए सेवाएं दी जा रही हैं। सेवाएं किसके लिए दी जा रही हैं, वह व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि देखना कि सेवाएं किसको दी जा रही हैं, यानी जो व्यक्ति है वह महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति है। तो यहां और व्यक्ति से मतलब अभी मैंने आपको यहां पर बताया कि व्यक्ति से मतलब क्या होता है, व्यक्ति से मतलब होता है किससे, वो ग्राहक से भी हो सकता है और कार्य करने वाले जो उसके अंतर्गत कार्मिक होते हैं उनसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, अब इसी को जरा देखिए FW टेलर के हिसाब से, तो टेलर साहब क्या कहते हैं, टेलर साहब ये कहते हैं कि संगठन में कार्य करने वाला कार्मिक महत्वपूर्ण है और तो कार्मिक का चुनाव उसी प्रकार से होना चाहिए। वह कहते हैं कि कार्मिक का चुनाव भी कार्य के अनुसार होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सही स्थान पर सही कार्मिक का सिद्धांत दिया। कभी कभी क्या होता है कि हमने कार्मिक तो अच्छा चुना लेकिन उसको सही स्थान पर नहीं लगाया, तो ऐसे में वह वहां अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएगा और
दूसरा भाई प्रत्येक स्थान के लिए कार्मिक है और प्रत्येक कार्मिक के लिए एक स्थान है, तो इसलिए उचित स्थान पर उचित कार्मिक को भी बैठाया जाता है। कभी कभी योग्यता बहुत है लेकिन उसको उचित स्थान नहीं मिला, कभी कभी उचित स्थान है लेकिन उसके अनुरूप योग्य कार्मिक नहीं मिला, तो कुल मिला के परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो ये तीसरा पी था ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद चौथा हम देखेंगे, जो चौथा पी है हमारा, चौथा पी, इसका मतलब क्या हुआ? इस पी का मतलब हुआ प्लेस, यानी स्थान। क्या मतलब हुआ इसका? चौथे पी का मतलब क्या हुआ? स्थान। देखिए स्थान क्यों महत्वपूर्ण होता है? किसी भी संगठन का मुख्यालय कहां पर होगा, किसी भी संगठन की शाखाएं कहां पर होंगी, यानी उसकी उप शाखाएं कहां पर होंगी, किस जगह पर। जैसे सेना है तो सेना का मुख्यालय कहां होगा, सेना के जो आगे बनाए जा रहे हैं कि सेना किस जगह पर बाकी स्टैब्लिश होगी, उसका सेंट्रलाइज यूनिट कहां पर रहेगी, उसकी डिसेंट्रलाइज यूनिट कहां पर रहेगी, जिससे कि वो उनको सप्लाई पहुंचा सके, उनको मदद पहुंचा सके। ये सब एक व्यवस्थित स्वरूप में बनाया जाता है। अब अगर हमने उचित, जैसे कि एक हम संगठन मान लीजिए स्थापित कर रहे हैं, मान लीजिए कारखाना लगा रहे हैं, तो हम इस कारखाने में भी देखेंगे कि भाई उस कारखाने को हम कहां लगाएं, जहां पर रॉ मटेरियल मिल जाए वहां लगाएं, जहां उसके लिए ग्राहक मिल जाए वहां लगाएं। जरूरी नहीं होता कि जहां पर रॉ मटेरियल वहां पर ग्राहक भी हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, कारखाना तो वहां लगाएंगे जहां पर रॉ मटेरियल है, लेकिन उस उत्पादित माल को पहुंचाने की व्यवस्था जो आसानी से पहुंच जाए, कहां पर ग्राहक तक पहुंच जाए, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। यानी जैसे नदी घाटी परियोजना है, अब किसी नदी घाटी परियोजना को लगाना है तो उसके लिए स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, किस स्थान पर आप उस नदी घाटी परियोजना को लगाते हैं। अब अगर सही स्थान पर आपने उसको लगाया है तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा होगा, लेकिन अगर आपने गलत स्थान को चुन लिया तो उसका फायदा नहीं होगा। यानी जैसे अभी मैंने बताया कि सही स्थान पर सही कार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? F.W. टेलर साहब ने दिया। तो यहां यह महत्वपूर्ण है कि जैसे व्यक्ति महत्वपूर्ण है वैसे ही स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जैसे आपके एक पुलिस थाना है तो थाने के बाद चौकियां हैं, तो चौकी कहां स्थापित की जाए, थाना कहां स्थापित किया जाए, चौकी कहां स्थापित की जाए। सेना, मैंने बताया आपको कि सेना को बॉर्डर पर लगाना है तो किस किस जगह पर कैसे कैसे स्थापित किया जाए। इन सब के लिए एक स्थान फिक्स होता है। एक प्रकार से सही स्थान का अगर चयन करते हैं तो उसका लाभ भी संगठन को हमेशा मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि आप देखते हैं, खासकर विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए हम अपने संगठन को उस जगह पर स्थापित कर देते हैं जहां पर हमें स्थापित नहीं करना चाहिए, और परिणाम उसका यह होता है कि वह जो है परिणाम हमको प्राप्त नहीं हो पाता है जिस परिणाम की हम अपेक्षा करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो आपने देखा पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, ये किस में आता है? 4P सिद्धांत में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस 4P सिद्धांत को किसने दिया था? इस 4P सिद्धांत को गुलिक साहब ने दिया था। ठीक है, ये गुलिक का सिद्धांत है 4P। और अभी आगे इसमें पढ़ेंगे गुलिक उर्बिक का सिद्धांत। गुलिक के साथ कौन जुड़े आते हैं? उर्बिक साहब, जिसको हम कहते हैं पोज्ड कार्ब का सिद्धांत। ठीक है, पोज्ड कार्ब का सिद्धांत, यह बात बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब संगठन में हमने कुछ शब्दों का नाम लिया। अभी इससे पहले क्या नाम लिया? देखा होगा आपने कि जो है संगठन में, जैसे अभी कुछ बातें आई संगठन में, जैसे पद सोपान, कि भाई संगठन को चलाने के लिए क्या चाहिए? पद सोपान चाहिए। तो यानी एक हायरार्की व्यवस्था होनी चाहिए। हमें आदेश की बात करनी चाहिए, हमें संचार की बात करनी चाहिए, हमें उत्तरदायित्व की बात करनी चाहिए। ठीक है, हमें नियंत्रण के क्षेत्र विस्तार की बात करनी चाहिए। ये सब संगठन को प्रभावित करते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार क्या होता है उसको बात करना चाहिए। हमें समन्वय की बात करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन की बात करनी चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार से हमें यह देखना चाहिए कि इनमें एक शब्द आता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है,
वो है प्रत्यायोजन, यानी डेलीगेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है, डेलीगेशन। कि अगर कोई व्यक्ति नहीं है, संगठन का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भी कार्मिक नहीं है, तो उसके मान लीजिए उच्च अधिकारी नहीं है या अधीनस्थ अधिकारी नहीं है, तो उसके अब्सेंट होने की स्थिति में उसके कार्य को कौन संभालेगा? क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति कभी अब्सेंट नहीं हो, जाहिर सी बात है अनुपस्थित तो होगा वो, और जब वो अनुपस्थित होगा तो उसके कार्य को कौन चलाएगा, कौन कौन सी कार्य को करेगा, इसको हम बोलते हैं प्रत्यायोजन। बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो आपने देखा, पद सोपान, आदेश, संचार, उत्तरदायित्व, नियंत्रण, नियंत्रण का क्षेत्र विस्तार, समन्वय, प्रत्यायोजन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है हमें अलग से समझनी है, इस संगठन के पार्ट में ही आता है। अब हम इसके एक अलग से पूरे एक अलग अलग वीडियो लेंगे, यानी हम समझेंगे पद सोपान क्या है, हम समझेंगे कि प्रत्यायोजन क्या है, हम सोचेंगे संचार क्या है, और सारी चीजें ये सब हम अलग अलग एक सीरीज में ये पूरी आपकी चलेगी, जिसमें आपके नेट जेआरएफ से रिलेटेड लोक प्रशासन के पार्ट से जो जो क्वेश्चन आते हैं वह पूरे हो जाएं, और लोक प्रशासन का जब भाग पूरा हो जाएगा तब हम आएंगे राजनीति विज्ञान के अन्य विषयों पर, यानी थ्योरी पर, थिंकर्स पर, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, आईआर पर और अन्य पार्ट पर। ठीक है, तो आज में जो है इसमें हम इतना ही देख रहे हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम लोग देखेंगे, उसमें देखेंगे कि ये पद सोपान क्या होता है, यानी इसके एक एक भाग को हम लोग लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसको आप लोग, अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पसंद कीजिए। आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि इसमें आप क्या सुधार चाहते हैं और क्या चाहते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, जितना आप लोगों का प्यार मिलेगा इसमें उतना ज़्यादा इसमें हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।